हाँ भाई, सब लोग आ गए। यस सर। अच्छा, अब जो अगला टॉपिक हम थोड़ा मैं शेयर करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रुप में काफी लोग हैं वो थोड़ा सा, हमें ये लग रहा है कि सुबह जब वो लॉग इन करते हैं अपने इस पे ग्रुप प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे लगता है कि उनके पास कोई प्रिपरेशन नहीं रहती है। हेलो। यस सर। यस सर। मतलब यस सर, नहीं होती है। उनके पास कोई स्टॉक्स नहीं होता है, कोई मतलब इंडेक्स में क्या करना है, लेवल नहीं है, क्या है। तो इस चीज पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग अनप्लान तरीके से मार्केट में आते हैं सुबह 9 बजे। वो यस सोचते सर। हैं कि कोई लेवल, यस सर। मनोज सर लेवल बता देंगे, कॉल बता देंगे, या कोई स्टॉक बता देंगे। मतलब खुद की एक प्रिपरेशन नहीं रहती कि हमें कल मार्केट में करना क्या है। तो इसके लिए हमको शाम को थोड़ा सा अपने आप को, अच्छा मैंने एक चीज और भी देखा कि आप लोग ग्रुप में कुछ पूछते भी नहीं हो कि मतलब सर कोई स्टॉक कल के लिए या स्टॉक्स, एक दो लोग पूछते जरूर हैं, लेकिन बाकी लोग 3:30 के बाद बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। कोई डिस्कस नहीं करते कि सर ये वाला स्टॉक बता दो, या कोई ये स्टॉक वो स्टॉक देख लो। तो सर एक्चुअली पता ही नहीं है हमको प्रिपरेशन कैसे करना है। खासकर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं पता है कि शाम को कैसे प्रिपेयर किया जाता है अपने आप को। अच्छा, आनंद ना। हाँ जी सर। हाँ, तो प्रिपरेशन का बाकी हो मतलब सकते यही। हैं सर, बहुत सारे लोग अनुभवी हम्म, हैं, उनको हम्म, होता होगा, बट मुझे नहीं पता कि एक्चुअली शाम को क्या क्या डेटा देखना होता है, कैसे प्रिपेयर करना होता है, और कैसे सवेरे मार्केट में हम तो स्क्रीन खोलते हैं और सवेरे बैठ जाते हैं स्क्रीन के सामने, ऐसा होता है। बाकी धीरे धीरे कुछ चीजें यूट्यूब वगैरह से देख देख करके सीख रहे हैं। हम्म। हाँ, तो यही चीज मैं थोड़ा सा वो सोच रहा था कि इस चीज पे बातचीत करें कि थोड़ा सा प्रिपरेशन जरूरी है, और किस तरीके की प्रिपरेशन जरूरी है। जी कि जैसे आपके पास अगर 1 लाख की कैपिटल है, तो आपका ब्रेन इस तरीके से जी प्रिपेयर होना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आज मुझे कितना लेना है। मतलब एक जी आइडियल प्रॉफिट 5%, चार जी परसेंट 2%, 3%, और मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो कितना होगा। तो ये जी। तो ये दो चीजें हैं, ये पहली चीज तो ये डिसाइड होनी चाहिए आपके ब्रेन में। होता क्या जी है कि सर। आपको ना ये भी डिसाइड नहीं रहता कि मेरी कभी कभी तो कैपिटल तो पता रहती है इतनी कैपिटल है, लेकिन ये डिसाइड नहीं रहता कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा। सबसे पहले मार्केट में प्रिपरेशन चाहिए कि मेरा जो रिस्क है वो क्या है, किस रिस्क को लेकर मैं किस रिस्क को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अगर मेरी कैपिटल 1 लाख है, तो मेरा जो मैक्सिमम रिस्क होगा वो मेरे ख्याल से 3% या मैक्सिमम होगा तो 5%। इससे यस ज़्यादा सर। रिस्क मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मेरा 2000 लॉस हो रहा है, तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, थोड़ी देर सोचूंगा, आधा पौन घंटा 1 घंटा, और उसको लेके मैं निकल जाऊंगा। ये चीज क्लियर हुई कि मेरा मैक्सिमम यस लॉस 2000 है, और मैक्सिमम यस प्रॉफिट सर। जो मेरा है 5000 या 6000 है, 1 लाख की कैपिटल। यस सर। ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है कि अगर आप अननोन है मार्केट के बारे में, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो भी आपके पास 2 या 3 स्टॉक डेली होने ही चाहिए। इमरजेंसी स्टॉक्स। इमरजेंसी स्टॉक्स का मतलब ये होता है कि वो अगर आपके पास कोई ट्रेड नहीं है, तो आप उस स्टॉक्स में भी अपनी कुछ पोजीशन लेकर के, कुछ ना कुछ कैश पोजीशन लेकर के, तो आपके पास यस। डेली 2 या 3 स्टॉक होने चाहिए ट्रेड के लिए। नहीं इसके रहता सर, बिल्कुल हाँ भी। इसके हाँ, तो जैसे बहुत सभी लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी में इंडेक्स में एंट्री लेने बस की बस, कोशिश करते हैं। अब इंडेक्स पे घुसे रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको बैंक निफ्टी को समझने के लिए पहले आपको कुछ दिन बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, जी या निफ्टी का जो स्टॉक है, रिलायंस है, इनके इनके जी मूवमेंट को समझना पड़ेगा। तो मैं अगर आप बैंक निफ्टी में अभी कुछ नहीं जानते हैं, तो पहले आप कुछ दिन, 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने, इन स्टॉक्स में ही केवल काम करिए। अगर आप इंडेक्स जी। ट्रेडर, बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन ले रहे हो, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप
जी HDFC का ऑप्शन ले लो, ICICI बैंक का एक ऑप्शन ले लो। मैं आपको सही बताऊं, अगर आप एक्सिस बैंक का कोई CP ले लो और जी उसको केवल आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो जी सी जी भी आपको 2,000 रुपये दे जाएगी और पी भी थोड़ी देर बाद 2,000 रुपये दे जाएगी। जी क्योंकि बैंक निफ्टी स्टॉक जो होते हैं वो दिन में इतना मूवमेंट कर देते हैं। जैसे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का लॉट साइज जो है इसे मेरे ख्याल से कितना है, 1,200 का लॉट साइज है। जी। पता नहीं, यानी अपन सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए आते हैं और वो पूरा दिन भर में गंवा करके चले जाते हैं, ऐसा होता है। हाँ तो तैयारी तो नहीं होती है इसमें, हाँ, एकदम फैक्ट है, नहीं फैक्ट है नहीं, ये सर। चीज मैंने नोटिस किया, क्योंकि अब मैंने देखा कि आप लोग कोई चीज पूछते नहीं हो, या पूछते नहीं हो तो ये मतलब, जैसे एक दो लोग हैं जिनको जानकारी है जैसे, लेकिन वो पुराने लोग हैं, जी जैसे संदीप हैं या मधुर हैं, और ऐसे एक दो लोग और हैं। तो ये लोग पुराने लोग हैं, इनको नॉलेज है। तो ये चार्ट भी पोस्ट करते हैं, और अपना ये भी कि निफ्टी यहाँ से इतना गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। लेकिन बाकी लोगों को मैंने नोटिस किया कि उनके अंदर ये है कि वो कुछ भी पोस्ट नहीं करते ना कुछ। तो मुझे लगा कि शायद इन लोगों को अभी, आप लोगों को अभी पता ही नहीं है कि मार्केट, मतलब इंडेक्स में सिर्फ आपको लगता है कि मनोज मनोज सर कोई कॉल कर देंगे या आशीष जी कोई स्टॉक दे देंगे, तो बस। तो इसके लिए मैंने कहा कि थोड़ा सा प्रिपरेशन, जैसे एक्सिस बैंक है, तो जी कुछ दिन आप इनके निफ्टी, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में काम करिए। जैसे जी सर। एक्सिस एक्सिस बैंक का जो लॉट साइज है वो 1,200 का है, और एक्सिस बैंक को अगर आप, एक्सिस बैंक या ICICI बैंक जो भी है, जैसे मैं एक्सिस बैंक का चार्ट अभी लगाता हूँ, आराम से इसका कोई भी ऑप्शन होगा वो आपको 2 रुपए दे देगा, चाहे आप पी लो चाहे सी लो। जी इस चीज को समझ रहे हैं? बस कहाँ पे एंट्री लेनी है। जैसे अब रेंज बाउंड मार्केट है, तो रेंज बाउंड मार्केट में एक्सिस बैंक का स्टॉक 3 रुपए ऊपर जाएगा, 4 रुपए नीचे आएगा, फिर 3 रुपए ऊपर जाएगा। जैसे बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जा रही है, 100 पॉइंट नीचे आ रही है, तो एक्सिस बैंक का स्टॉक भी 3 रुपए 4 रुपए ऊपर नीचे कर रहा है। तो अगर उस जी बैंक निफ्टी का चार्ट देख के अगर आप एंट्री ले लो, उससे अच्छा है कि एक्सिस बैंक के चार्ट देख करके आप एक्सिस बैंक की CP में काम कर लो कुछ यस सर। दिन। मतलब जब तक आपको बैंक निफ्टी धीरे धीरे, जब एक्चुअल में होता है कि बैंक निफ्टी में बहुत वोलाटिलिटी देती है, उस वोलाटिलिटी से आदमी घबरा जाता है, वो एंट्री लेता है, मतलब बैंक निफ्टी भाग गई और वहां से उसने फिर एक बड़ी कैंडल मार दी, नीचे आ गई। यस सर। बैंक बैंक की लाट कितने की है? 12 की। ऑल कर देंगे सर। ऑल। हम लोग जैसे ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। एक्सिस बैंक की रेंज जो है ये 660 पे थी, और ऊपर जो थी रेंज वो 665 रुपए थी। जी सर। ठीक है, हमारा स्टॉक, अब मैं जैसा 660 का ऑप्शन लगा के देखता हूँ कितने का है इसका। एक्सिस बैंक का जो 660 का सी था, ये
खुला तो 20 का था, लेकिन इसने लो बनाया हुआ है 14 का, और क्लोज हुआ है 15 का, 16 पे क्लोज हुआ है। तो जी इसमें क्या करना है आपको, पूरा सेटअप बैंक निफ्टी वाला ही यूज करना है। जैसे आप ठीक बैंक है, वो निफ्टी में स्टॉक समझ जी। नीचे बाई करते हो स्टॉक स्टिक देख करके, और स्टॉक स्टिक देख करके सेल करते हो, और जो हमारा जो पुराना वो सेटअप है चीकू और एचएमए वाला, तो इसमें बस जी वही मित्र। करना है कि आपको जैसे ही नीचे आए आपको एक पुट ले लेनी है, वो कॉल ले लेनी है, और 2 रुपए का टारगेट लगा देना है। 1200 की लाट है, आपको बहुत आराम से वो 1500-1600 रुपए एक ट्रेड में देके चली जाएगी। ये चीज समझ रहे हैं, मतलब 100% है, जी सर। 100% है कि आपको वो 1200 रुपए की लॉट है, 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए बहुत आराम से देके चली जाएगी। और उसके बाद वो पुट में भी घुस जाएंगे तो पुट भी आपको दे देगी, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ऊपर नीचे कर स्टॉच रहा को है। देख करके इस पे काम कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, स्टॉच पे ही काम कर सकते हैं इस पे। बिल्कुल। और लेकिन टारगेट बहुत लंबा लेके नहीं चलना है इंटरडे में, इसमें केवल 2 रुपए या 1 रुपए के लिए। ये हमारे आशीष जी बहुत करते हैं। 2 रुपए का, हाँ हाँ। हाँ, ये जी जैसे मतलब नीचे आएगा, लगेगा इनको बैंक निफ्टी, बैंक मतलब जिसका भी चार्ट लगा के रखना है, बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगा रखना है। जैसे ही इनको लगेगा कि बैंक निफ्टी अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, बैंक निफ्टी चार्ट में दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, ये एक्सिस बैंक का एक कॉल ले लेंगे, बैंक निफ्टी के बजाय एक्सिस बैंक का कॉल ले लेंगे। और वो एक्सिस बैंक का कॉल जो है वो जी एक रुपये, जैसे बैंक निफ्टी भागती है, एक्सिस बैंक भी 1-2 रुपए ऊपर गया तो कंज्यूमर निकाल दिया। जी 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 जी। हाँ, जैसे इस पे आईसीआईसीआई ट्राई है। करते हैं सर, इस पे हाँ ट्राई करते हैं। हाँ, ट्राई करने का मतलब ये है कि इसको एक जी, दिन ट्राई करने का मतलब तुरंत अभी नहीं, पहले इसको एक दिन वॉच कर लो। वॉच कर लेते हैं। जी 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 हाँ जी सर, कल से वॉच लिस्ट पे लगाते हैं हाँ सर। हाँ, इसको 2-4 दिन। एक्सिस बैंक है या आपका एसबीआई है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपका लॉस भी इसमें हो रहा है, थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है, तो ये पूरे जी मंथ की एक्सपायरी होती है, जी जी तो इसको आप होल्ड भी कर सकते हो। क्योंकि बैंक निफ्टी का मूवमेंट इस तरीका है कि आज वो 200 पॉइंट गिरी, तो अगले दिन 2-3 दिन में या 3 दिन में वो 400 पॉइंट ऊपर भी जा सकती है। तो जब वो 400 पॉइंट ऊपर जाएगी तो उसके बाद उसके बैंक भी ऊपर जाएंगे, बैंक ही लेके जाते हैं जी सर। उसको। ये एक्सिस है, एसबीआई है, इंडसइंड बैंक है, कोटक है। तो जी इनके ऑप्शंस में आप बैंक निफ्टी ही ट्रेड कर रहे हो, लेकिन उनके स्टॉक्स में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए आप लोग। जी सर। एक स्टॉक पकड़ लीजिए, चाहे रिलायंस पकड़ लीजिए, उसका निफ्टी में है। निफ्टी का। हाँ, निफ्टी में है, टाइटन है, और ऐसे स्टॉक जो थोड़ा सा वोलाटाइल है। और जी जी इंडसइंड बैंक है, इन्फोसिस है, और तो मेरा कहने का मतलब, मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग होते हैं वो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अभी समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा उनको चार्ट वगैरह में, तो आप स्टॉक्स में कोशिश कीजिए। चाहे आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट लगा करके, अगर आईसीआईसीआई बैंक है वो भी दिन भर में 15-20 रुपए का मूवमेंट देता है, तो अगर सर, आपको यही वॉच करते हैं सर। अभी कुछ दिन, अब हाँ, 1 हफ्ते पूरा बैंक जो है वो बैंक हम्म, को एक एक करके वॉच करते जाए। हाँ, तो इसको अगर आप समझ जाएंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा लॉस होने की चांसेस कम है। दूसरी चीज की, अभी इंडेक्स में एकदम से जैसे कोई नया आदमी आया मार्केट में और सीधे बैंक हाई स्कूल जाते हैं, तो बैंक निफ्टी तो पूरा पीएचडी है, सबसे ऊपर हाईएस्ट, इतना वोलाटाइल होता है पूरे मार्केट में, सबसे ज्यादा टफ बैंक निफ्टी ही होता है। तो एकदम से कोई नया आदमी आए और तुरंत इसमें बैंक निफ्टी में एंट्री ले, तो उसके लिए थोड़ा सा वोलाटिलिटी समझना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यही कहना चाहता कि आप जब मार्केट में आए सुबह, तो आपके दिमाग में, अच्छा हाँ, प्रिपरेशन की बात यह कि आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, थोड़ा सा इनके चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, डेली पे इनका सपोर्ट रजिस्टर निकालने की कोशिश कीजिए। जी सर। जैसे कि बैंक निफ्टी को नहीं, इनका सपोर्ट निकालने की कोशिश, जैसे एक्सिस बैंक का, हम्म,
जैसे इसका जो सपोर्ट है इस समय एक्सिस बैंक का, इसका सपोर्ट है इस समय 650 के आसपास। जो ये आपको इसका DL और CL दिख रहा है, 650 जी के पास सर। इसका एक सपोर्ट है। अगर ये 650 पे आता है तो आप एक कॉल बाई कर सकते हो छोटे रिस्क के साथ। एक बार ये बाउंस जरूर देगा 655 तक, ये 100% है। ये 645 और 650 के पास जब भी आएगा, एक 652, 653, 654 तक एक बाउंस देना ही देना है इसको। क्योंकि बैंक निफ्टी भी जैसे ही अपने पास आती है तो वो सपोर्ट को एकदम से नहीं तोड़ती है, एक बार आएगी वहां से फिर बाउंस होगी, उसके बाद जब दोबारा आएगी तब उसको तोड़ेगी। तो आप बैंक निफ्टी से बेस्ट है कि इसके स्टॉक्स में, अगर नए हैं आप, अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इसके स्टॉक्स में ट्राई कीजिए। इसके बारे में आशीष सर हमारा थोड़ा बताएंगे। जी ये कि डेली इनका काम यही है। अरे नहीं, नहीं मैं दूसरी चीज करता हूँ। मनोज जी ने मुझे बोल दिया है, आप लोग सुन पा रहे हैं ना? हाँ सुन पा रहे हैं सर। अच्छा, नहीं एक्चुअली मनोज जी ज्यादा अच्छा बोल दिया, इतना नहीं करता हूँ मैं एक्चुअली बेसिकली मेरी वर्किंग ऑप्शन सेलिंग की है, लेकिन हाँ मैं एब्सोल्यूट ऑप्शन सेलर नहीं हूँ कि हर समय नहीं ऑप्शन सेलिंग करता रहता हूँ। तो वो अगर चॉपी मार्केट है यस ऑप्शन सेल करना है, अगर चॉपी नहीं है तो फिर अगर ट्रेंडिंग है तो ऑफकोर्स ऑप्शन बाई भी करना है। और इसमें वैसे मुझे लग रहा है सभी लोग एक्सपर्ट लोग हैं, मतलब एक रफ आइडिया, सबका तो आइडिया नहीं मिल पाएगा। अगर नए लोग हैं या मैं अगर नए लोगों को या मतलब आई डोंट नो हाउ डू आई टेल यू, बट पॉइंट ये है कि अगर कोई नया आदमी है और ऑप्शंस पे काम करना चाहता है तो, और ऑप्शंस पे क्या काम करना चाहता है बेसिकली, अगर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा है चार्ट के बेसिस पे, अपनी स्टडी बढ़ा रहा है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ ऑप्शंस पे प्ले करने के ना, अगर आप इंट्राडे पे इक्विटी के अगेंस्ट में ऑप्शन के साथ में प्ले करें, है ना, जो ऑप्शन टेक्निकली हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है ही, तो अगर जी उसकी हम प्रैक्टिस करें तो मुझे लगता है वो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस भी देगा और आपको बड़ा अच्छा मतलब एक मतलब कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके अंदर, और आपके अंदर कन्विक्शन की फीलिंग आएगी। मतलब करना क्या है, सिंपल है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बैंक निफ्टी या निफ्टी उसमें नहीं जाना, आपने कोई स्टॉक पकड़ लिया जैसे एक्सिस बैंक है, अब आप चार्ट पे देख रहे हैं, आपको लग रहा बढ़ रहा है या चौपी मार्केट है, जो भी है, जो भी आपका व्यू बन रहा है, आप कुछ क्वांटिटी भी चाहिए, मतलब 100 200 300 क्वांटिटी के साथ में चाहिए। 1200 की अगर लॉट है तो मैं सजेस्ट करता हूँ 1/3 करिए, 400 क्वांटिटी पे आप प्ले करिए। अगर आपका ट्रेड सही बैठ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको नॉमिनल से बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि वहां पर चौपी है कोई दिक्कत नहीं, इक्विटी है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां आपको लगा कि ट्रेंड उल्टा और आप तुरंत पुट साथ में लगा के चलिए, आपने पुट बाई कर ली एट द मनी की, तो अगर आप दिन भर में इसके साथ मतलब प्ले कर पा रहे हैं, मतलब रिवर्स भी करके इंट्राडे में आपने तो इक्विटी शॉर्ट कर दी, कॉल बाई कर दी, तो ये जी कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे अगर आप करें ना तो कुछ दिन बाद आपको एक मतलब कॉन्फिडेंस भी आ जाए, कन्विक्शन आ जाएगा, फिर आप न्यूट्रली प्ले कर सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप फिर इक्विटी पे करें या फिर ऑप्शन पे करें। और जनरली मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ किसी को ऑप्शन में प्ले करने के लिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मैं थोड़ा साइकोलॉजी पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, तो ये आपको टेम्प्ट करने लगता है कि बार बार आप देखते हैं ना जब फिगर्स ऊपर नीचे बड़ी बड़ी फिगर्स, तो मजा आने लगता है मुझे लगता है, और नेगेटिव चीजों में ही ब्रेन को मजा आता है। आप सीधे सीधा ट्रैक दीजिए तो ब्रेन विल नॉट लव टू यू नो एडियर टू, लेकिन आप उसमें कुछ यस रिस्क इन्वॉल्व कर दीजिए, कुछ चैलेंजेस इन्वॉल्व कर दीजिए तो ब्रेन को मजा आने लगता है। तो ऑप्शंस में मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर जैसे जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा है तो ऑप्शंस पे काम करे, लेकिन सेलिंग को ही लेके काम करे, है ना। और इनिशियल लिस्ट पे आप हेज भी कर सकते हैं कि आपने शुरू में, मतलब जैसे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी लोगों को बताता हूँ, स्टॉक में भी आप काम कर सकते हैं कि सुबह सुबह आप जाइए 50 पैसे की कॉल और 50 पैसे की कोटेक ले लीजिए, तो उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक जो भी है, आपने एट द मनी के थोड़ा सा ऊपर की एक कॉल रेट देख के, ट्रेंड बन रहा है जैसे ऊपर जा रही मार्केट, तो आपने पहले पुट बेच दी, थोड़ा सा मार्केट ऊपर चली गई, आपको दिख गया 2000 3000 प्रॉफिट आ गया, वहां प्रॉफिट मत बुक करिए। आपको लग रहा है आप कंटेन कर रहा है आपका चार्ट, तो आप कंटिन्यू करिए, जहां आपको लगे रिवर्सल बन रहा है आपने कॉल बेच दी, अब आराम से बैठिए, आप थोड़ी देर तक देखिए, क्योंकि आपने कॉल और पुट बेच के रखा हुआ तो मुझे लगता है मार्जिन भी डिसेंट मिल जाता है। और इंट्राडे में अगर आप साइलेंटली करेंगे तो बड़े आराम से, मतलब इन अ सेट ना, एक दो, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सेट किसके काम कर रहे हैं, कभी 50 पैसे 70 पैसे, कई बार 2-2 3-3 रुपए हमारे एक सेट में आ जाते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ सभी लोग को, यस मतलब जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल में है या जो भी मिलता है, तो ऑप्शंस पे काम करिए, बट इनिशियल स्टेज पे जब आपको नई आइडिया है तो आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाइए, मतलब हेज करते हुए, क्योंकि अगर चॉपी मार्केट में कहने के लिए बोला जाता है कि ऑप्शन सेलिंग मतलब आप रिस्क अनलिमिटेड है और लॉस लिमिटेड है, वो जितना सुनने में अच्छा है उतना अच्छा प्रैक्टिस होता नहीं है ना।
और इस पे अगर आप कोई अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो बताइए, अगर मैं कुछ इसमें अपना रख पाऊंगा पॉइंट ऑफ व्यू। कोई अगर कुछ पूछना चाहे तो प्लीज। सर वैसे एक दिन खत्म, ट्रेडिंग डे खत्म होने के बाद अगले दिन के लिए अपन क्या क्या तैयारी करके जाते हैं मार्केट में, किन किन चीजों को अपन ध्यान में रखते हुए सवेरे की तैयारी करते हैं? ये क्वेश्चन मुझे लगता है ये मनोज भाई ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं अपना व्यू, मेरा इनका थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है, और शायद यही हम लोग की यूएसपी भी है। मतलब जहां मेरा ऐसा हिट होगा दैट इज द पॉइंट कि मनोज जी एंट्री करते हैं। मैं एक्चुअली मैं क्योंकि सर व्यूलेस एक्चुअली ट्रेडिंग क्या करता हूँ होता सर। है, हम जी। तैयारी करना तो चाहते हैं। हम्म, जैसे मैं अपनी बात करूं सर, मैं नया हूं, है ना, मैं तैयारी तो करना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि हम्म। मैं अगले दिन अगर मैं जाऊं तो एक तैयारी के साथ जाऊं करके, लेकिन बेसिकली मुझे पता ही नहीं होता कि मुझे तैयारी क्या करना है, ठीक है। तो नहीं, वो अब एक इसमें थोड़ा सा एक गाइडलाइन मिल जाएगा एक तो काउंटर अपन हम क्वेश्चन है मेरा, कम बस से ये कम। जानना चाह रहा हूँ, ये आप पोजिशनल की बात कर रहे हैं या फिर आप एज ए इंट्राडे ट्रेडर की बात सोच के बात पूछ रहे हैं? आप समझ पाए मैं क्या पूछ रहा हूँ? हेलो, 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 आप सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए चला गया क्या मैं? आ रही है आवाज, आ हेलो रही है। अच्छा, हेलो, सॉरी हाँ सॉरी, आशीष उधर भाई से। आपकी आवाज आ रही है, शायद ओके उनकी ओके। नहीं आ पा हाँ, रही है। मैं ये बस पूछ रहा था आपसे, अगर मेरा ना क्वेश्चन ना, क्लियर है तो प्लीज जवाब दीजिए जी। आशीष भाई जी। शायद वो आनंद भाई का आवाज नहीं आ रहा है, उनका क्वेश्चन था। बिल्कुल मुझे नहीं आ रही थी, अभी वापस से शायद रिकनेक्ट हुआ मेरा। जी जी बताइए। संदीप भाई, हम्म। सर मैं एक्चुअली आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाया था, मैं बस तो ये पूछ शायद रहा हूँ, बीच जब में। आप बात कर रहे हैं मतलब कि अपनी वर्किंग की या अपना होमवर्क करने की, तो क्या पोजिशनल इन्वेस्ट मतलब पोजिशनल आप ट्रेड करना चाहते हैं या फिर एज इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं? सर अगर देखा जाए तो मैं अगर सीधे अगर बताऊं तो लॉन्ग टर्म पे मेरा इन्वेस्टमेंट है सर, ठीक है ना, पोर्टफोलियो मेरा बता हुआ है, पूरा रेड में चल रहा है। स्विंग के लिए मैं कुछ पोजीशंस बना करके रखा हुआ हूँ, और साथ में मैं कहने का मतलब इंट्राडे कहने का मतलब अभी जो चीजें हैं वो सीख रहा हूँ इंडेक्स में, जैसे आप लोगों के माध्यम से कहने का मतलब मनोज सर के माध्यम से ये सीख रहा हूँ। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट पार्ट में अगर देखा जाए तो तीनों वे पे मैं कर रहा हूँ। बहुत बड़ा मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, तीनों साइज की अगर बात करूं तो छोटा है, धीरे धीरे ही करके स्टार्ट किया है मैंने अभी। अगर इसमें क्वेश्चन पूछो तो छोटा मतलब कितना, अगर वॉल्यूम का मतलब आप प्राइस वाइज बता सकते हैं कितना है आपका होगा पोर्टफोलियो? होगा सर, अगर लॉन्ग टर्म की कैपिटल पे अगर मैं देखूं तो कुछ 5 लाख 1 रुपए होंगे जो फंसा अच्छा। हुआ है पूरा, है ना। ओके दूसरा स्विंग एक अकाउंट मैंने रखा हुआ था, उसमें करीब करीब 1.5 लाख रुपए होंगे जो फंसे होंगे अभी भी उसमें, ठीक है ना। ओके। और चूंकि अभी रेड ही दिख रहा है, 1 लाख के कैपिटल के साथ में आया था इंडेक्स पे, उसमें से अभी मेरे पास 20,000 रुपए बचे हुए हैं, ठीक है। वो कैपिटल मेरा अरेंज हो जाएगा, वो बड़ी परेशानी नहीं होगी। लेकिन 80,000 मेरा अभी 2 महीने में वॉश आउट हो चुका है इंडेक्स पे। ओके ओके। देखिए मैं ये जो आपने पहले प्रश्न प्रश्न किया था ना कि एज फार एज द होमवर्क या फिर व्हाट ऑल फैक्टर्स हमको कंसीडर करना चाहिए, उस पे हाँ शायद मनोज भाई ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, मैं भी मनोज जी को बोलूंगा वही बताएंगे, इट वुड बी बेटर। मैं अपनी चीज आपको बता देता हूँ। मैं अपना पर्सनल, आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको आइडिया करिए जी। या फॉलो करिए। मैं इन प्रिंसिपल जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं अपने आप को कोशिश रखता हूँ कि मैं डायरेक्शन लेस रहूँ। ये चार्ट देख रहा हूँ वो सारी चीजें, लेकिन मैं कोई प्री यस। कंसीव्ड ओपिनियन नहीं बनाता हूँ, है ना। क्योंकि जहां प्री कंसीव्ड होते हैं कि लग रहा है, ये दिमाग में है ना कि लग रहा है शेयर जाएगा, ठीक है, कैटल्स बन रही है, जो भी चीजें हैं कहीं। सर एक सेकंड आप लोग होल्ड कर लीजिए, एक जी फोन बस में अटेंड करो प्लीज। हेलो। प्लीज। हाँ सॉरी। तो मैं कह रहा था कि मैं थोड़ा सा चूंकि ऑप्शन सेलिंग की जब मैं बात करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस रहता थीटा है ना, जो बाय डिफॉल्ट मिलना ही मिलना पूरे दिन में जो डीके है, मैं सिर्फ वहीं पर फोकस करता हूँ। बीच में कोई ट्रेंड मिल गया तो ऑफ कोर्स आई विल गो विद द ट्रेंड, अदरवाइज आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ 100% मतलब ब्लाइंड रखने की कोशिश करता हूँ। और तैयारी के बारे में मनोज जी बता दें कि मैं एक चीज आपको, मैं पहले भी लोगों को सजेस्ट करता है, जैसे आपका पोर्टफोलियो आपने बताया कि शायद 5 लाख रुपए का है और पोर्टफोलियो अगर मान लीजिए डिस्टर्ब है, तो जनरली तो मैं पहले मैं लोगों को यही सजेस्ट करता था पोर्टफोलियो बनाते समय कि आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए, है ना। जनरली शायद सभी लोग ये करते हैं कि सारे सेक्टर आपके पास होने चाहिए, बिकॉज
एट पर्टिकुलर टाइम या किसी भी टाइम फ्रेम में कोई सेक्टर डाउन होता है तो कोई सेक्टर बढ़ता है, तो ऑन एन एवरेज हम बने रहते हैं प्लस पोर्टफोलियो में। लेकिन शायद ऐसा भी हो जाता है कि जो हमारे प्लस सेक्टर्स होते हैं हम कहीं ना कहीं आउट ऑफ एनीथिंग हम उसको बुक करते चले जाते हैं और बाद में हमको दिखता है कि हमारा पोर्टफोलियो बेचारा लाल हो रखा है। तो वो भी एक आयरनी है, या ठीक भी है, बुरा भी नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा दूसरा सोचना था। अगर आप कभी ट्राई करना चाहें तो करिएगा। मैं सिंपल एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, या आप उससे पहले पेपर पेन में चाहे ट्राई करिएगा। इक्विटी आप बाई करिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 10 डिफरेंट स्टॉक्स ना। कोई भी एफ&ओ का जो डिसेंट सा स्टॉक आपको मिलता है लो बीटा, उसको आप देख लीजिए, उसकी ज्यादा मूवमेंट ना होती है, उसका आप एक सिंपल 1/3 शेयर उठा लीजिए फ्यूचर की लॉट की, एट द मनी की एक कॉल बेच दीजिए और दूर की फॉर ओटीएम एक कॉल बाई कर लीजिए, पूरे महीने के लिए पोर्टफोलियो को छोड़ दीजिए आप। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करेंगे तो पता नहीं, बट आई गेस कि आपका 15 से 18 हजार रुपए पर मंथ मिलना चाहिए आपको 3.5 से 4 लाख की कैपिटल में। कैपिटल रिक्वायरमेंट सर करीब डिपेंड करेगा आप किस पर जा रहे हैं, लेकिन 4 से 5 लाख के अंदर हो जाता है जनरली काम। ओके। मतलब आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे कोई भी शेयर लीजिए आईटीसी फॉर एग्जांपल, आईटीसी की लॉट है 3200 की, राइट। तो आईटीसी का आपने क्या करना है, मंथ स्टार्टिंग में जब भी आपने 1000 लॉट ले ली, इक्विटी में बाई करिए एट द मनी की। जैसे 300 पे मान लीजिए स्टॉक चला तो कोशिश करिए 302 या 303 का, या फॉर दैट मैटर आप 300 का भी ऑप्शन जो है कॉल उसको सेल कर दीजिए और 320 का जाके एक ऑप्शन बाई कर लीजिए। आपकी कैपिटल जितनी लगेगी, अगर 300 रुपए का शेयर है 1000 लॉट ली तो 3 लाख रुपए आपके इधर लगे, और एक कॉल और एक सेट बेचने में मुझे लगता है वो शायद 50 से 60 अच्छा ओके जी जी। ये बड़ा सिंपल सोबर और टेंशन फ्री स्ट्रेटजी है। आप कभी चेक कर लीजिए, एक्सेल पे डाल के आप वर्कआउट करेंगे तो आपको तुरंत आपको पता चलेगा ब्रेक इवन कहाँ पर है। बिकॉज आप समझिए जनरली 5% के प्रीमियम पे आप समझिए तो 15 से 18 हजार रुपए आप कॉल बेचेंगे, 1-1.5 रुपए की कॉल खरीदेंगे तो मान के चलिए 16-16 हजार रुपए का आपका प्रीमियम मिलना है। प्रीमियम फर्स्ट केस शेयर ऊपर भाग गया तो आप 1000 जनरली आपने देखा होगा ना 1:3 के रेशियो में ही मूवमेंट करते हैं ऑप्शंस, है ना, एट द मनी के, कि अगर आपका 1 रुपए फ्यूचर बढ़ा है तो 35 पैसे या 40 पैसे आपका ऑप्शन बढ़ता है, ऑप्शन बढ़ा जी, है ना। तो हमने उसको 1/3 वैसे कर लिया। अब हमारी किस्मत बहुत खराब हुई कि 300 हमने 300 के टाइम पे 1000 शेयर लिए और शेयर आपका 310 भाग गया, 320 भाग गया। जब जनरली एक महीने की टाइम में नहीं होता, जाता है लेकिन वो वापस आ जाता है। जहाँ तक मैं ऑप्शन को समझता हूँ, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं बड़े प्लेयर, वो अलाउ ही नहीं करेंगे किसी शेयर को, क्योंकि उन्हीं का बड़ा पैसा लगा, वो शेयर को 2-3%, 4% से ऊपर जनरली नहीं लेके जाने देते जो लो बीटा स्टॉक्स हैं। बाकी तो शेयर कहीं भाग सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर लो बीटा स्टॉक अगर आप पढ़कर काम कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म व्यू है कि मुझे आई हैव टू स्टिक विद दिस आईटीसी, तो आप मान के चलिए 15, 17, 18 हजार रुपए आपके फिक्स रहेंगे। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की जगह कभी आप इसको पहले पेपर में कर लीजिए, और ये आप डिफाइन कर सकते हैं अपनी कौन सी ऑप्शन, एटीएम को बेचिए और दूर की खरीद, ये तो मैंने फिक्स किया। 1000 क्वांटिटी लेनी है, 1200 लेनी है, 1500 लेनी है फ्यूचर के अगेंस्ट, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आप एक एक्सेल बनाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने आप को कितनी दूर हेज किया है। जनरली जब आप 1/3 पे जाते हैं तो करीब 10 से 12% तक आप अपने पोर्टफोलियो में हेज कर लेते हैं इन ईदर साइड, और गलती से अगर वहीं पर रह गया तो पूरा प्रीमियम आपने खा लिया। थोड़ा सा ऊपर गया तब भी प्रीमियम आपको मिला, नीचे चला गया तो इक्विटी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, पूरा प्रीमियम आपको मिल गया। ये करिए तो मुझे लगता है अगर आपने 6 महीने का समय दिया तो 5 लाख की कैपिटल अगर आपकी लॉस मतलब जिस भी पोजीशन में है, शायद एक बहुत डिसेंट फिगर में आ जाएगी। और इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एक ट्रेड बना दिया आपने भूल गए। और दूसरा एक ये है कि अगर आपके पास में 1,00,000-1,25 रुपए हैं, तो जैसे ऑप्शन में एक तो ये होता है कि आप इस पर काम करिए, दूसरा एक बड़ा सिंपल मैं करता था, पहले करता था, अभी कभी भी करता हूँ, दूर की जाके ना जो 1-2 रुपए की कॉल पुट है उनको बेच दीजिए सुबह सुबह जाकर। पूरे दिन में एक सेट में 70 पैसे देना, जैसे आईटीसी की बात कर लूँ, एक दिन में वो 70 पैसे का शेड करना ही करना है उसने एक सेट में। मतलब एक दूर की कॉल ऑप्शन और दूर की पुट ऑप्शन 25 या 30 पैसे का उसने डीके देना ही देना है, कहीं तक कहीं चला गया शेयर। मतलब ऐसा नहीं है कि 20% शेयर गिर जाए तो दैट इज डिफरेंट है, अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में 20-25 पैसे उसने देना है। तो 25 पैसे आप उधर से ले लिए, 25 इधर से ले लिए, तो आपके 2,500 हो गए, एकदम सेफ एंड सिक्योर। मतलब बिकॉज सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल बची रहनी चाहिए। जब आप एक्सपर्ट हो जाए, आप समझने लगे चीजों को, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो ब्लाइंड विद फ्यूचर और या फिर ऑप्शंस में। और एक और चीज इसमें सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि ऑप्शंस में ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप स्ट्राइक प्राइस कौन सी पकड़ रहे हैं, है ना। कई बार हमने ट्रेंड भी सही पकड़ा, स्टॉक भी सही पकड़ा, लेकिन एक सही स्ट्राइक नहीं पकड़ने की वजह से जो पोटेंशियल प्रॉफिट आना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जैसे मनोज भाई बता रहे थे कि जैसे हम लोगों ने
सेक्टर पकड़ लिया, देख लिया कौन सा सेक्टर कहाँ जा रहा है और सही वो पकड़नी है, तो कोशिश करिए आप थोड़ा सा ऑप्शन चेन खोल के देखिए कि किस स्ट्राइक प्राइस में सबसे कम प्रीमियम लोड है ना। जनरली वो आपको डीप इन द मनी मिलेगा, कुछ स्टॉक्स में लिक्विडिटी का इशू आ जाता है, अदरवाइज आपको लिक्विडिटी भी मिल जाती है। तो कोशिश करिए कि जिसमें जितना कम से कम प्रीमियम हो, जिसमें कि आपका कन्विक्शन, आपको लग रहा है कि नहीं साहब एक्सिस बैंक आज जाएगा, सारे पैरामीटर्स फिट हो रहा है, तो फिर वहां पर आप एट द मनी पे मत काम करिए। एट द मनी की जगह, एट द मनी में जनरली क्या काम करता है, एक या दो या तीन कॉल ले लेता है, नहीं वो मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट आप डीप इन द मनी में जाइए जहां पर 2 रुपए 3 रुपए का प्रीमियम है, बिकॉज वो फिर आपका एज गुड एज फ्यूचर की तरह काम करता है जी। आप समझ पा रहे हो इस प्रीमियम की बात, मतलब ये शायद क्लियर होगा समझ पा रहा हूँ सर जी। है ना। हाँ, जी जी तो बस मतलब सुपर डीप इन द मनी पे जाइए और उस नहीं समझ रहे। अच्छा, अगर नए लोग हैं तो उनको बस एक बात आना चाहूंगा, तो मनोज भाई कह रहे हो सकता है कुछ लोग ना समझ पा रहे। प्रीमियम का मतलब है कि जैसे कि एक्सिस में मैं बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ, जैसे अब एक्सिस कितने का चल रहा है, 700 660 का मान लिया, 700 रुपए का शेयर है मान लीजिए, 660 है ना। तो एट द मनी की कॉल जनरली आप पाएंगे जाके 30,000 होगी, 30,000 को आप डिवाइड कर लीजिए 700 से कितना हुआ। सर स्क्रीन पे दिखा दीजिए ना एक बार, हो अच्छा सकता है सॉरी देख लिया सॉरी, हाँ यार हम लोग कुछ पे है, मैं क्या बात कर रहा हूँ फालतू। जस्ट अ सेकंड। मैं डायरेक्शनलेस प्लेलिस्ट में कुछ भी नहीं देखता हूँ भाई, प्रॉब्लम हो गई है। एनएससी ऑप्शन चेन खुल गई है, कहाँ है? नहीं बिंग खुल गया सर। अरे नहीं एक बार दिखा के सामने समझा देना ना, तो ज्यादा ठीक है। ये करो यार, मतलब ये कहाँ खुला यार, नीचे आ जाएगा, नीचे नहीं, नीचे लिंक खुल, मैप खोल दिया आपने, नहीं कर रहा पैक कर है, दीजिए कर रहा जी। है। मनोज भाई ये सब काम ज्यादा अच्छा करते हैं, मैं तो ये सब नहीं कर पाता। मैं तो ये सब भी ज्यादा नहीं देखता हूँ, बस दिमाग में बैठे रहते हैं फिगर्स, उसी पे काम करता रहता हूँ। वो खोल दो कोई भी एक ऑप्शन चेन को एक्सेस करता हूँ, खुल गया एनएससी को। हाँ ये है एक्सेस बैक, नहीं ठीक है, करेगा ना सब। अब जैसे ये ऑप्शन चेन खुल गई आपकी, कलर कहाँ पर है अपना, अब 660 पे स्टॉक स्टॉक चल रहा है ना आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए कि आस्किंग प्राइस 15 रुपए है, 660 पे चल रहा है जी। 660 पे, तो इधर 15 रुपए मान लीजिए और इधर की आपकी ऐसे ही होनी चाहिए 12-13 रुपए की, ठीक है। तो इसमें प्रीमियम का सिंपल है, 660 रुपए की चीज अगर आप खरीद रहे हैं 15 रुपए पर, तो टेक्निकली इसकी वैल्यू हो गई 660 प्लस 15, मतलब 675 रुपीज में चीज खरीद, मतलब जो प्रीमियम की बात अगर कोई नहीं समझ पा रहा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर हमारा प्रीमियम कितना लोड है, 15 रुपए सीधे सीधे देख रहा, ठीक है। अब आप आ जाइए नीचे, नहीं इसमें ऊपर की तरफ जाएगा। अब 650 में देखिए प्रीमियम कितना लोड है, 22 रुपए, मतलब इसकी वैल्यू निकालिए तो इसमें 10 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर बेसिकली 14 रुपए है, 12 रुपए सॉरी इन द मनी, इन द मनी में यहाँ पर आपका सीधे सीधे 3 रुपए का डिफरेंस आ गया। अब आइए 640 में 29 है, तो इसकी डिफरेंस कितना है, 20 रुपीज का, यहाँ पर मात्र 9 रुपए का प्रीमियम है, 9 रुपए का, सिर्फ 9 रुपए के प्रीमियम। अब आप ऊपर आ जाइए तो इस तरह आप ढूंढते हुए जाएंगे तो यू विल फाइंड समवेयर जहाँ 1 या 2 रुपए का प्रीमियम, 610 का प्रीमियम है, 45 45-46 तो 65 है सॉरी 665, 5 रुपए का मात्र प्रीमियम है। वो समझ रहे हो आप, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर आप कन्विक्शन है हमारा, तो मैं कहूँगा यहाँ पर जाइए, बिकॉज इसका जो मूवमेंट होगा इट विल गो एज लॉन्ग एज फ्यूचर, मतलब 1 रुपए का फ्यूचर बढ़ेगा तो ये 75 से 80 पैसे बढ़ेगा, और यहाँ पर जाने का कोई मतलब, क्योंकि थोड़ी देर भी अगर ऑप्शन थोड़ा देर स्टॉक रुक गई, मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ, कॉल बाइंग की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग की, है ना। और ये चीज कह रहा था, तो उस वाली जो स्ट्रेटजी में मैं सिंपल ये कहता हूँ, जैसे आप एक्सिस बैंक, ये बीड प्राइस और आस्क प्राइस दोनों का डिफरेंस चेक कर रहे हैं क्या? नहीं बिट प्राइस आस्क के पास डिफरेंस नहीं, मैं यहाँ से कह रहा हूँ आपको प्राइस निकाल, ओ 600 का स्ट्राइक प्राइस है, हाँ
अरे तो अच्छा इसको क्लिक ठीक है। नहीं मैं बस बता रहा था कि ऑप्शन में डिफरेंस कितना ज्यादा प्रीमियम का ओके 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 है ना। मतलब जी। आप देखिए कि अगर जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे मार्जिन नहीं है आपके पास में, फ्यूचर खरीदने जाएंगे तो इसकी लॉट कितने इसका फ्यूचर पड़ेगा आपका, इसकी लॉट कितने की होगी, 24 है, 1200 की है। तो 1200 8.5 लाख रुपए का शेयर है। अब आप देखिए 8 लाख रुपए लगाइए, या फिर आप जाके मैंने जैसे बताया 600 की आप ये लॉट ले लीजिए, आप मात्र 5 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, हम्म तो आपको ये कितने की मिल गई, हम्म 72,000 रुपीज में या 80,000 रुपीज में, 72,000 है कि नहीं। तो आप कहाँ कहाँ पर आप 8 लाख रुपए लगा जी। रहे थे, कहाँ आप 80 जा रहे हो, 1/10 में यू आर 80,000 राइडिंग द सेम हॉर्स, है ना। तो ये जी। कहीं अच्छा है। दूसरा एक और चीज मैं इसको सजेस्ट करता हूँ कि जैसे कि जनरली लोग जैसे ठीक है आपने 5 रुपए का ट्रेंड बनाया, प्रीमियम क्यों आपने हुआ? सारी चीजें पढ़ी, लेकिन फिर भी थीटा जो प्ले करता है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ, आपका ट्रेंड भी बना हुआ है, आप यहाँ 65 की हेलो बाई करिए, लेकिन तुरंत जाके मैं ये कहता हूँ दूर की जाके ना 1 2 3 रुपए की कॉल, ये जैसे 700 रुपए की कॉल। हेलो हेलो यस यस हेलो। सर, वो 5 रुपए का प्रीमियम कैसे हुआ? 65.20 का नहीं हुआ? 66.15 का नहीं हुआ प्रीमियम? 60 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है ना। 600 रुपए है, 65 रुपए में 60 665 कर लिया आपको, तो 600 से 660 प्लस आपका नहीं नहीं, 660 मैं प्लस सब नहीं 15 पा रहा हूँ। कोई 1550। मैं बता रहा कोई हूँ, एक बोलेगा प्लीज, कोई एक मैं बोले तो सही रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ, फिर अगर कुछ डिस्टर्ब हो कोई और बताएगा। 660 इसकी फेयर वैल्यू चल रही है, जी हम जा रहे हैं 600 के स्टॉक ऑप्शन पे। जी। 600 के 60 स्टॉक ऑप्शन के इसके बीच में गैप कितना, 60 रुपीज का, तो बाय डिफॉल्ट इसकी 60 इतनी रुपीज इंटरेस्ट का। प्रीमियम कितना, 65 रुपीज, तो 60 तो इसकी समझ गया, अपनी वैल्यू होगी ना, सिर्फ 5 रुपीज का समझ प्रीमियम है इसमें। समझ तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, आपने 65 कर लिया, ठीक है, सब अच्छा है, आपके हिसाब से शेयर ऊपर जाएगा, इट इज वेरी गुड, बट इंस्टेड रिस्क नहीं लेना है तो आप 65 पे कॉल बाई करिए, इधर 700 की जाके ना 2 रुपए 80 पैसे की जो आपकी कॉल है इसको सेल कर दीजिए चुपचाप। अब आपका ट्रेंड अगर सही गया तो आपको ये बेनिफिट देगा, यहाँ ऑफ कोर्स ये आपको थोड़ा सा लॉस देगा कंपैरेटिवली, लेकिन अगर पोजीशन वहीं पर बनी रह गई, थोड़ा मूवमेंट नहीं है या चॉप ही हो गई मार्केट, तो एटलीस्ट थीटा आपको कवर कर देगा। यहाँ पर कुछ थीटा ही नहीं थी, ये कुछ गिरेगा नहीं, ये आपको दिन भर अगर आप फंसे रह गए तो आपको 50 पैसे देके चला जाएगा, या मे भी 1 रुपया 70 पैसे देके। तो ये शुरू में मुझे लगता है इस तरह से आपको सेट करना चाहिए, और 2 3 4 क्वांटिटी की जगह एक सही स्ट्राइक पर पकड़ के आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए। और मैं तो खैर ऑप्शन बाई के ज़्यादा मतलब सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ये उनके लिए क्या करूँ करना चाहिए। और दूसरा ये बता रहा, जैसे जो मित्र थे जिनको बता रहा था कि इसी में जैसे 1200 का लॉट है, आप इसमें 400 क्वांटिटी खरीद लीजिए, ठीक है, 400 इंटू 600 आपका वही 2.5 3 लाख रुपए लगा, आपने जाके यहाँ पर 600 चल रहा, 670 की कॉल ऑप्शन बेच दिया आपने 11 रुपए में, तो 680 तक आप बाई डिफॉल्ट है। मान लीजिए 690 चला गया शेयर, तो आप चेक कर लीजिए, आपने 660 पे बाई किए थे, 400 क्वांटिटी 690 पे गया, 30 इंटू 400 12,000, यहाँ पर आपको लॉस कितना होना है 10 का, लेकिन ये जब इतना लंबा चला जाएगा शेयर। समझ पा रहे जो मैं ब्रदर आपसे पहले मैं बता रहा था, इक्विटी वाले के लिए बता रहा था, हेज फंड या क्लब हो गई क्या मेरी 2 3 चीजें एक साथ बोलते बोलते। हेलो, नहीं वो सर कोई वो वॉल्यूम भी मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज जा रही नहीं जा रही। तो हाँ आशीष जी जा आ रही रही सर, है, आ रही आपकी बात, हाँ। ओके, तो यही चीज था। अब इसमें बताइए अगर आप कोई अपना कोई और या फिर जो आपने पूछा वर्किंग के लिए, या तो मैं मनोज भाई को कहिए दूं, मनोज भाई थोड़ा बता सकते हैं क्या आपको सर एक डाउट था सर, जैसे मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी बुल कॉल स्प्रेड लिया सर, जैसे 2520C बाई का और 2560C एक मिनट किसकी बात कर हाँ रहे हैं, हिंदुस्तान जी में यूनिलीवर। चलो आएगा। जी बताइए सर इसका मैंने 2520C बाई किया है 2520C बाई किया, ठीक है, और 2560C सेल किया है। 2560C चाहिए, ठीक है। हाँ सर, ये परसों लिया था मैंने और कल ये दोनों इन द मनी आ गए हैं सर। तो अब मुझे कब एग्जिट करना ज्यादा अच्छा रहेगा सर? मतलब मैं इसका एग्जिट कैसे डिफाइन करूं मैं, क्योंकि अभी ये दोनों इन द मनी है, बट 2560 में प्रीमियम बहुत ज्यादा है सर एज कम्पेयर टू 2520।
तो मुझे लगता है अगर 1-2 दिन और यहीं पे होल्ड भी कर गया तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिल जाएगा। सर बिल्कुल एग्जिट सही है। कब करूं मैं समझ नहीं आ रहा है। नहीं, इसमें एग्जिट का ऐसा कोई पॉइंट बता पाना मुश्किल है ना, क्योंकि जनरली एक फॉर्मूला होना चाहिए जब आप इस तरह के स्प्रेड बनाते हैं, जो भी टर्म यूज करिए, मैं थोड़ा ज्यादा टर्म्स में नहीं बोलूँ, लेकिन इसका फॉर्मूला यही, आप एक टाइम पे एंट्री करिए, एक टाइम पे एग्जिट करिए, पहली चीज। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि बुलिश मोड पे आ गया, मैं अपनी बात बताऊँ मैं कैसे करता हूँ, आप अपना वो लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है बुलिश मोड पे आ चुका है शेयर और अब ये भागा ही चला जा रहा है, तो इट इज बेटर कि आप जाके दूर की एक कॉल खरीद लीजिए कल सुबह। जैसे आपको 2620 की है, एक कॉल बाय कर लीजिए, ठीक है, थोड़ी देर वेट करिए। अगर ये 29 की चीज आपकी वापस 32 35 चली जाती है, तो इट ओके इज, फिर आप जाके 11250 की एक और लिस्ट कीजिए और उसके बाद पूरे महीने वेट करिए। ओके ओके समझ पा रहे हैं आप? मतलब आपने इन द मनी की, आप वैसे तो दोनों इन द मनी आपकी आ गई हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस केस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा एट द मनी के थोड़ी दूर की जाके कॉल बाय कर लीजिए, पूरे दिन सर एक वेट बार कर फिर लीजिए। से। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे इन द मनी आपने बाई की थी, एट द मनी सेल की थी, कुछ दिन बाद आपकी दोनों इन द मनी हो गई, मतलब किसका सर जब बाई की थी दोनों आउट ऑफ द मनी थी सर। 2480 जब चल रहा था तब मैंने बाई और सेल किया हाँ, था। तो ओवरऑल आप अभी भी प्रॉफिट होंगे उसमें, मतलब आप जी ज्यादा नहीं जी मिल रहा, 8-10 हजार रुपए का मे भी प्रॉफिट हो, है ना, क्योंकि एक तरफ आपका इतना लॉस हुआ, एक तरफ 12,000 मिल रहा है, एक तरफ आपके 7-8 हजार रुपए जा रहे होंगे, तो नहीं जी कमी का प्रॉफिट होगा, इनफैक्ट सर 3-4 हजार 3000 का कुछ है अभी प्रॉफिट। करेक्ट, 3-4 हजार प्रॉफिट। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये मोमेंटम बना हुआ है और जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भागा ही चला जा रहा है, तो इस केस जी में मतलब अब मुझे नहीं पता, एट द मनी अगर आप आ गई थी, आपको ये उसी समय करना चाहिए था, जैसे ही आपकी एट द मनी इन द मनी हो रही है, आपको ओके एक थोड़ी सी दूर की जाके, इन दिस केस जैसे 2560 की आपने सेल की थी, आप 2620 की एक कॉल बाई कर लेनी चाहिए आपको, ठीक है, ओके और थोड़ी देर वेट करिए। 20 मान लिया 29 में बाई की आपने, पूरे दिन देखा आपने, ये भी 32 33 34 भी चली गई फॉर एग्जाम्पल, ओके तो आप थोड़ा समय देखिए, जहां आपने चार्ट देखा, जहां आपको लगा कि रेसिस्टेंस आ रहा है, वहां पर जाके इसको एक और भेज दीजिए आप 2560 की। अब ओके आपका पूरा ओके एक हैज हो गया है, लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और प्रॉफिट फिक्स है आपका। फिर आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं अपने डाल के कि कहाँ पे एक्सपायरी हुई तो क्या निकले। और बाकी अगर ये परफेक्ट हैज परफेक्ट अच्छा बन यही गया है यही तो जान। आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, वो गलत प्रैक्टिस है। और कभी ये मत करिए कि चलो वो प्रॉफिट जो है इससे निकल जाते हैं और इसके बाद में निकलेंगे। अरे भैया ऑन करो भैया। ओके ओके थैंक यू सो मच सर। नहीं एब्सोल्युटली प्रेशर इज ऑल माइन, बट ये कुछ इंफ्लुएंस को लगना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि इससे पहले निकल जाए बाद में निकल जाए, वो थोड़ा सा गलत है। या कभी रिस्क लेना है तो दूर की एक कॉल ले लीजिए इंट्राडे पे ही, या आपको लगा कि ऊपर तक आ गया शेयर, ठीक है, लेकिन उसमें भी आपने ओके दूर की एक कॉल खरीदी, उसके जाके डीप इन द मनी की जो कॉल है उसको आपने स्टॉप कर दी, लेकिन उसमें ओके दिमाग में रहना चाहिए भाई यार इंट्राडे के लिए इस काम कर रहा है, अब मैं रिस्क ले रहा हूँ, अगर शेयर नीचे गिर गया तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, लेकिन अगर शेयर नीचे जा रहा तो फिर आप उसको स्टॉप कर दिए। ओके ओके और अगर यही आपकी शॉर्ट की क्वेश्चन बनती तो इसमें आप और भी तरीके से कर सकते थे। अगर ये जैसे कॉल की जगह आपकी पुट की क्वेश्चन होती तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग, आप इसमें जाके कुछ इक्विटी में शेयर बाय करना शुरू कर दीजिए। समझ पा रहे हैं? ओके है ना, मतलब अगर यही आपका अपोजिट बना होता, आपने पुट साइड में लिया होता और पुट ले आया, आपका बढ़ता चला गया, शेयर नीचे गिरता चला गया, तो हेज करना, हेज क्या करना, आपने प्रॉफिट फ्लॉप करना है, तो आप कुछ इक्विटी बाय करना शुरू कर दिए छोटी छोटी क्वांटिटी में, 200 क्वांटिटी उठा ली और नीचे शेयर चला गया तो 200 और उठा ली, क्योंकि जिस भी दिन पलटेगा तो आपका इक्विटी प्रॉफिट देना शुरू कर देगी, नहीं तो पूरा मंथ आपका सेफ रहेगा। ओके तो इक्विटी में मतलब अगर आपको जैसे इस तरह की व्यू बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप पुट साइड में बनाइए, अगर अगेंस्ट आता है खैर ठीक है, मतलब जैसे भी आप कर लीजिए, दोनों चीजें पॉसिबल है। ओके और कोई अगर कुछ पूछना चाहे? नो क्वेश्चन, वेरी गुड, ऑल इज वेल। ऐसा नहीं कि बात करना चाह रहा हो उसको अलाउड ना हो? नहीं सर, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस तो है, बहुत सारे हो जाएंगे। नहीं पूछे सर, कुछ मुझे सीखने को मिलेगा, कुछ आपस में हम लोग शेयर करेंगे, मतलब इट इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ दिस नॉलेज, है ना, मेरे पास यस जो सर, चीजें स्ट्रेटेजी ये काम कर रही है मैं आपके नहीं साथ शेयर अभी सर, करूंगा अभी आप। आपने जो अभी सर आपने जो बताया ना, तो मुझे लगता है कि
यानी एक नए नए दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं कि मैं एक नया हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे 50% समझ में आया अभी आपने जो बताया, लेकिन शायद मैं जब रिवाइंड करके देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा, तो मैं 2-3 बार देखूंगा और उसके बाद फिर क्वेरी होगा तो पूछूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं जी नहीं सर। ठीक है। तो 1-2 बार देखना पड़ेगा सर, क्योंकि हम मेरे लिए तो खासकर नया है ये। तो ओके मुझे लगता है कि मुझे पहले एक बार थोड़ा-सा खुद का अपना ग्राउंड वर्क करना चाहिए एक बार, और अपना होमवर्क करना चाहिए। तो एक बार मैं होमवर्क करने के बाद फिर वापस आपसे पूछूंगा सर। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, और मेरा यही एक सजेशन है आपसे कि ऑप्शंस सर का जो इन प्रिंसिपल ऑप्शंस की जिसलिए इजाद हुए थे, हमको उसको उसी तरह यूज करना चाहिए, है जी, ना। ऑप्शंस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है आपकी जी सर। इक्विटी को बचाने के लिए, ऑप्शंस प्ले करने के लिए नहीं है। अगर प्ले करने जा जी रहे हैं सर। तो इट इज लाइक बाइंग अ लॉटरी टिकट। तो लॉटरी टिकट लिया ना तो रिस्क भी है, प्रॉफिट भी है। जी तो सर। उसमें रिफंड नहीं करना चाहिए अगर लॉस हो गया, जी, और प्रॉफिट आ गया तो उसमें खुश भी नहीं होना चाहिए, आपका जी, दिमाग खुश होगा और अगली बार आपको फिर टेम्प्ट आएगा, ये भी गलत चीज हो जाती है। तो कोशिश करिए उस पर मत, जैसे अभी एक ब्रदर बता रहे जी थे सर। बहुत अच्छा बनाया भाई, एमा मनी की कॉल खरीदी है, एटीएम भेज दी, तो शेयर पोर्टफोलियो हेज्ड है 3-4 हजार रुपये मिल रहा है, ठीक है। यस, मंथ एंड में एटलीस्ट प्लस में तो जा रहा है ना। तो उसमें ये नहीं सोचना रहे यार यस, कॉल ही लियो थी, कॉल भेज दी गलत कर दिया, यस अगेन सर। दैट इज रॉन्ग। इम्पोर्टेंट है आप कैपिटल बचा के रखिए, कैपिटल यस, बचा के रखिए, कैपिटल बचा के रखिए। 3-6 महीने अगर आप सिर्फ कैपिटल स्टिक कर ले जाएंगे आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, यस सर। आई कैन बेट यू। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ भागेंगे तो वो भी यस गलत है सर। ना। एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न ही हर जगह काम करता है, और शेयर मार्केट को हमको उस तरह से लेना ही नहीं चाहिए कि हम आज 10 लगाएं और कल को 15 हो जाए या 20 हो जाए। प्रिंसिपल के यस साथ में सर। रहें तो मुझे लगता है कहीं नहीं मार्केट घूम फिर के वही आ जाती है, कुछ नहीं होता, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, हम परेशान हो जाते हैं। यस सर। एक्चुअली साइकोलॉजी डिस्टर्ब है सर। तो मतलब अगर कोई हिम्मती हो तो मैं तो कहता हूँ कुछ ना करे, एकदम अनपढ़ आदमी अगर वो कसम खा ले कि मैं फ्यूचर ठीक ठाक से शेयर के साथ रहूंगा और 1 साल उसके साथ मैंने शादी कर ली, आई थिंक गारंटी वो कहीं नहीं जाएगा वो। अब कोरोना जैसा कांड आ गया तो अलग बात है, लेकिन तब भी अगर वो बना रहता तो एक फ्यूचर के साथ में यू कैन अर्न यस, हैंडसम अमाउंट विदाउट डूइंग एनी डैम थिंग। कुछ मत करिए, हाँ कुछ ना करने का मतलब एक फुट जरूर ले लिए 2 रुपए की या 3 रुपए की, कि कभी कोरोना जैसी स्थिति आएगी तो दैट विल सेव यू, अदरवाइज एक फ्यूचर के साथ परमानेंट हो जाइए कि भाई एक्सिस बैंक है, आई विल स्टिक विद यू wherever you go and I'll remain with you for 1 year। 8 लाख का आपका फ्यूचर की लॉट है, 2.5-3 लाख 4 लाख के मार्जिन पर आपको मिल जाता है फ्यूचर, आप लेकर रहिए हर महीने। लेकिन हाँ 2 रुपए 3 रुपए की, 2 रुपए नहीं 2 पॉइंट की आप वो जरूर रख लीजिए इंश्योरेंस कॉस्ट, क्योंकि कभी कोई बात जी, हो जी, गई जी। तो दैट विल हेल्प यू, अदरवाइज इसके साथ बने रहिए। तो यस स्ट्रैटेजीज सर। बहुत इजी है, सिंपल है, हम लोग अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और फिर हम डर के माहौल में आ जाते हैं, एक अलग सी साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है, फिर डरने लगते हैं मार्केट से। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कुछ दिन करिए, कम कम 100 200 प्रॉफिट बनाइए, लेकिन हाँ इट शुड बी कंसिस्टेंट कि आपकी स्क्रीन ग्रीन पे ही क्लोज हो, इक्विटी पे काम करिए, टेंशन नहीं रहेगी आपके पास। जी, तो जी, मेरी तरफ से तो यही सजेशन है, और ये भी मैंने भी खूब आप जलाए, खूब जी, नुकसान जी उठाए हैं, सर। कुछ चीजें थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तो बट ये आई फाइंड इट एज अ सर कॉस्ट। थोड़ी तैयारी के बारे में बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता बस थोड़ा बस सा, बस नाउ कैसे ओवर अपने टू को मनोज तैयारी जी। करके बिल्कुल एक दिन बिल्कुल की बिल्कुल, तैयारी कैसे करनी चाहिए। श्योर श्योर श्योर, मैं मनोज जी को हैंड ओवर कर रहा हूँ, एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। भाई साहब पूछ रहे हैं कि हमें अगले दिन की तैयारी हेलो हेलो। हाँ भाई कौन बोल रहा हाँ है? भाई बोल रही है। हाँ बोल रहे थे प्रिपरेशन के लिए ना, हाँ यस भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 स्टॉक्स की एक लिस्ट शेयर करूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उन स्टॉक्स को आप डेली देखिए, मतलब उसके अलावा आपको कोई और स्टॉक देखना ही नहीं है। उसमें जो आपका जो हमारा सिस्टम है, जो HMA का और स्टॉकिस्टिक का, उसको लगा के रखिए 5 मिनट पे, और उसके ऑप्शन पे ही काम करिए। अगर आप नए हैं और इंडेक्स में आपको घबराहट महसूस हो रही है, इंडेक्स तो खैर मैं कहूँगा ही नहीं अगर बिल्कुल नए हैं, तो मैं 8-10 स्टॉक की एक लिस्ट बनाता हूँ और उसको मैं शेयर करूंगा ग्रुप पे। आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं देखना, सिर्फ उन 10 स्टॉक्स पे ही रोज काम करना है। मिलता है लॉस, मिलता है प्रॉफिट, मिलता है कुछ भी मिलता है, नहीं मिलता है ट्रेड, ओके बैठे रहिए, लेकिन उस 10 स्टॉक्स पे ही काम करना है, उनके ऑप्शन पे। और
उसमें से भी 10 स्टॉक को रोज आपको देखना है और सुबह उसको अपने इस पे वॉच लिस्ट पे लगा लीजिए। और उसमें से भी मैं क्या करूंगा, डेली 3 या 4 स्टॉक जो होंगे उसमें से अच्छे स्टॉक मैं खुद अपनी तरफ से उसको मैं सुबह ही पोस्ट कर दिया करूंगा कि ये 10 की लिस्ट थी, इस 10 में से आज इस 3-4 पे ही काम करिए आप लोग, ठीक है। और अगर कोई बेहतर ट्रेड मिलती है तो फिर जी मैं सर। उसको और शेयर कर दूंगा। मतलब वो जो हमारा सेटअप है उस HMA का, उसको लगा लीजिए, स्टॉक स्टिक लगा लीजिए। अगर जैसे एक स्टॉक है यूबीएल स्टॉक ऐसा है, वो डेली 40-50 रुपए का मूवमेंट उसमें होता है ऊपर नीचे। तो उसका जो जी ऑप्शन सर। होगा, अगर वो उसका ऑप्शन अगर 30 रुपए का ऑप्शन है तो वो आप चाहे सी लो चाहे पी लो। अगर आपने सही जगह पे ले लिया है उस सेटअप के हिसाब से, तो आराम से आपको 5-6 रुपए देके जाएगा वो। और 700 भी उसकी लाट है, 700 की लॉट है सर। तो अरे है वो अरे 1600 का है। हाँ 400 की इसकी लॉट है। जैसे बाटा एक शेयर है, बाटा में भी अच्छा मूवमेंट होता है, 30-40 रुपए ऊपर नीचे का मूवमेंट हो जाता है। 275 की उसकी लॉट है। अगर आपने 20 रुपए का भी 25 रुपए का भी ऑप्शन लिया तो हार्डली आपकी जो कैपिटल है वो 5-6 हजार उसमें लगी है। और 4-5 रुपए का मूवमेंट बहुत आराम से आपको दे देगा दिन भर में, चाहे पी लो चाहे आप सी लो। जैसे बाटा है, बाटा इसमें लगाते हैं। सर तो ये जो ऑप्शंस के ट्रेड हैं मनोज सर, तो इनका मतलब एंट्री टाइम क्या ज्यादा बेटर रहेगा सर, 10 बजे वो के आसपास की? हाँ मतलब 9:30 हाँ 10 बजे के बाद थोड़ा सा मतलब वो आधे घंटे मार्केट में हो जाए। जैसे ये बाटा है, बाटा अभी चल रहा है 1800 रुपए पे और इसका ऑप्शन है ये 50 रुपीज का इन द मनी, यानी कि इसकी कैपिटल आपकी लगेगी 20 है। हाँ बाटा 200 रुपए का, 275 की लॉट है, यानी 10,000 का आपका इसमें बैंक निफ्टी में आप जाओगे 10,000 लगाओगे और 2,000-3,000 रुपए का नहीं समझ में आया तो लॉस भी हो जाएगा। अब इसमें 10,000 का आपका कैपिटल लगेगी और आराम से मैं कह रहा हूँ कि आपको एक बार ये 60 रुपए दिन भर में दिखा ही देगा। क्या? हाँ ये जो आशीष भैया ने समझाया, ये समझ में आया आपको? ये सेलर है डायरेक्शनल का मतलब ये कहते हैं कि मैं चॉइसलेस ट्रेड करते हैं। चॉइसलेस का मतलब कि इनको इनसे इससे मतलब नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, डायरेक्शन नहीं है, ऊपर जाए नीचे जाए। इन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया है हेज करके। अब उस ये वेट कर रहे हैं कि मार्केट इसी के बीच में रहेगा, मुझे ऊपर जाएगा तो भी मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता, नीचे जाएगा तो भी मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो इनका भी तरीका सही है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि वो जैसे कि शुरुआत में इंडेक्स इंडेक्स पे ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं यही देख रहा था कि काफी लोग होते हैं उनको, अब हमारे ग्रुप में अभी बहुत पता नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में आप लोग एंट्री करते हैं, कोई तैयारी नहीं रहती है, कोई स्टॉक नहीं रहता है अपने पास, बस सुबह 9 बजे आए ब्लैंक माइंड से और उसके बाद। तो इससे क्या होगा कि इससे थोड़ी सी नॉलेज आपकी बढ़ेगी, रोज रोज वो 2-4-5 स्टॉक जो आप देखेंगे तो उससे एक तो होगा कि नॉलेज बढ़ेगी और आपके पास सर एक इंडेक्स के लिए हाँ सर, इंडेक्स के लिए ये तो सर आपने कहा इक्विटी भेजेंगे, जैसे इंडेक्स के लिए आपने कहा कि एटलीस्ट ठीक है सर अभी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, लेकिन तैयारी क्या क्या करना चाहिए हमको थोड़ा सा बताएंगे क्या, कि इंडेक्स के लिए पहले हमको उसके अगर जा करके अगर देख इंडेक्स के लिए पहले उसके स्टॉक्स को स्टॉक्स समझना को देख पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक, स्टॉक, आईसीआईसीआई ओके बैंक, ओके, जी जी एक्सिस बैंक को मैंने बताया जी कि जी अगर जी आपको बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है तो पहले आप उसके 1-2 स्टॉक पकड़ लीजिए। इंडस इंड बैंक है, इंडस इंड बैंक का जो जी जी। मूवमेंट डेली का पहला है वो हो वो गया सर कि हाँ हाँ बोलिए। हाँ ये हो गया सर एक, जी सर।
क्योंकि जो इंडस इंड बैंक निफ्टी है वो डेली 200-300 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर नीचे करती है, लेकिन इंडस इंड बैंक का जो मूवमेंट है वो 15 रुपए नीचे 15 रुपए ऊपर, यानी 20-25 रुपए के मूवमेंट में ही वो काम करता है। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर जा रही है 100 पॉइंट, तो इंडस इंड बैंक भी 10 रुपए 8 रुपए 10 रुपए ऊपर जाएगा, और वो उसमें आपको सेफ्टी है कि उसमें बहुत वोलेटिलिटी नहीं है। वैसे ही अगर बैंक निफ्टी नीचे आएगी तो वो इंडसइंड बैंक भी नीचे आएगा 8-10 रुपए, क्योंकि बैंक जी सर। और उसमें उसमें क्या है कि उसमें 1 महीने की टाइम वैल्यू है इंडसइंड बैंक, क्योंकि उसका जो ऑप्शन होगा वो 1 हफ्ते में नहीं बल्कि 1 मंथ में एक्सपायर होगा, तो उसमें डिके भी कम है। ये चीज समझ रहे हैं आप? हेलो जी सर। हाँ, तो बैंक निफ्टी जी की अगर जी तैयारी सर, करनी है तो सुना उसके दे रहे स्टॉक्स पे, जी सर। हाँ बैंक निफ्टी ट्रेड करें या बैंक निफ्टी के किसी 1-2 स्टॉक्स को पकड़ लीजिए, एक्सिस बैंक कुछ दिन उस पर ट्राई करिए, उसके ऑप्शन को देखिए कैसे मूवमेंट करता है। मैं कह रहा हूँ कि एक्सिस बैंक का ऑप्शन आपको 2 रुपए 3 रुपए बड़े आराम से देके लगा जाता है। और कोई क्वेश्चन? और मैं एक लिस्ट शेयर कर दूंगा अभी 8-10 स्टॉक की आज या कल में सुबह तक, तो उस जो लोग नए लोग हैं वो उस लिस्ट पर ही फोकस करें। मैं उसमें से भी 8-10 स्टॉक में से भी डेली 3-4 स्टॉक दे दिया करूंगा और उनके लेबल डाल दिया करूंगा, ठीक है? हेलो, मुझे एक चीज पूछनी है बोलिए। सर, जैसे एमए होती है, ईएमए होती है, एसएमए होती है और ये सब हम्म, होती है, एचएमए, इनमें इनमें डिफरेंस क्या होता है सर, और कौन सी यूज करनी चाहिए सर, मतलब? अच्छा, देखिए इसमें देखिए एक तो ये मूविंग एवरेज लगा हुआ है। अब मैं इसमें एक लगाता हूँ ईएमए, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस है, डिफरेंस कैलकुलेशन का है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें कौन ज्यादा बेटर, एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है सर? 200 पे यूज करनी चाहिए, 21 पे, 26 पे, 50 पे? सब लोग सर अलग अलग यूज करते हैं, मतलब किसकी एक्यूरेसी ज्यादा ठीक रहती है सर, कौन सी यूज करनी चाहिए? और एक्यूरेसी की बात नहीं होती। एक्यूरेसी तो मतलब जिस टाइम फ्रेम पे आपको काम करना है, अगर इंटरडे करना है तो आपको 20 डे यूज करना चाहिए। मेन चीज इनमें डिफरेंस ये होता है कि इनके कैलकुलेशन में होता है कौन ज्यादा जल्दी मूवमेंट को रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। जैसे इनका सेट है, जैसे मैंने इसमें डाल दिया मूविंग एवरेज में 26 पीरियड, तो जब तक ये 26 कैंडल बंद नहीं जाएंगे तब तक ये मूवमेंट नहीं करेगा। ओके, हाँ, यानी अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है इसमें, तो जब तक 5 मिनट की 26 कैंडल बंद नहीं जाएंगी ये आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो जो एसएमए है उससे ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स करने वाला कौन सा है, वो ईएमए है। कि नहीं किया। अगर हम कंपेयर करें मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, तो उसी 26 कैंडल के लिए ईएमए जो होगा वो आपको ज्यादा पहले रिस्पॉन्स देगा, ज्यादा सिग्नल पहले देगा वो आपको। जैसे ईएमए मैंने लगा दिया, और जैसे ये है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हमारी डार्क लाइन है ये हमारा ईएमए है, और ये जो हमारा वो है लाइट ब्लू है ये, ब्लू लाइन है, ये एमए, हमारा क्या कहते हैं वो है एमए। एमए है। तो यहाँ पे जैसे ही देखिए स्टॉक जब नीचे आया तो सबसे पहले इसने ईएमए ने पहले आपको वो दे दिया, और यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस लेट आया। इसी जी। तरीके से अगर जब आप एचएमए लगा दोगे इसमें,
ये जो पिंक लाइन है जी इससे आप इसमें आप देख रहे हो कि ये ज्यादा कर्व बना रही है। जैसे अब यहाँ पे है तो ये यहाँ पे इसने सिग्नल दे दिया आपको 802 के आसपास। इसने क्या किया और थोड़ा पहले दिया, SMA ने और बाद में दिया। तो बैंक निफ्टी में हम लोग HMA इसीलिए मैं यूज करता हूँ कि बैंक निफ्टी में सिग्नल बहुत फास्ट होते हैं। जी जैसे कि अगर कोई आदमी, मैं अगर बैंक निफ्टी, अगर मान लो बैंक निफ्टी का चार्ट है तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन बाई करने में, मैं जो ऑप्शन यहाँ पे बाई करूंगा उसकी वैल्यू अगर 50 रुपए है तो वो ऑप्शन यहाँ पे मैं बाई करने जाऊंगा तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी 60 प्लस हो चुकी होगी। तो जी ये चीज समझ में आई कि जी जो ऑप्शन में बाई कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे अगर पकड़ता हूँ तो वो 50 रुपीज का है, लेकिन अगर वही मैं इतनी कैंडल के बाद यहाँ पे पकड़ूंगा तो वो ऑप्शन ऑलरेडी 62, 63, 65 का हो गया। मैं 10 रुपीज पहले उस ऑप्शन को पकड़ लिया। तो इसमें डिफरेंस यही है कि वो HMA जो है वो ज्यादा पहले आपको सिग्नल दे देता है, बस यही डिफरेंस है इसमें ओके यूज करने में। मूविंग एवरेज आपको HMA सबसे पहले सिग्नल देगा, EMA जो होगा वो उसके बाद देगा, उससे भी लेट सिग्नल जो होगा वो मूविंग एवरेज देगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब जी आपने पूछा कि 20 कब यूज करते हैं, 100 कब यूज करते हैं। मेनली क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टिंग के लिए कोई स्टॉक लेते हैं तो हम हायर मूविंग एवरेज पे जाते हैं या हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। जैसे मैंने अभी मॉर्निंग में बताया था कि 1 हावर का दिया था कि 1 हावर पे हमें 200 HMA और 21 HMA का काम करना है 26 का। तो हायर टाइम फ्रेम पे जब हम क्या करते हैं, बड़ा मूविंग एवरेज देते हैं जब हमें कोई पोजीशन लंबे समय के लिए रखनी होती है। अगर हम इंट्राडे पे जाते हैं तो वो जो 200 दिन का जो, अब जैसे 200, अगर मैं इसको 200 कर दूं, इसको जैसे मैंने 200 कर दिया HMA को, अब ये 200 पे क्या हुआ, इसने मुझे यहाँ पे सिग्नल दिया। डिफरेंस यही है कि अगर 20 डेज का या 10 डेज का मैं जो यूज कर रहा हूँ उसमें 10 कैंडल पर वो पहले सिग्नल देगा। इसमें मुझे 200 कैंडल जब कंप्लीट हो जाएंगे तब ये वो सिग्नल देगा। तो इंट्राडे में 5 मिनट में मुझे अगर काम करना है तो ये 200 दिन का मूविंग एवरेज मेरे लिए बेकार है। गॉट इट? क्योंकि ये जब तक ये 200 कैंडल बनेगी तब ये रिस्पॉन्ड करेगा, और इंट्राडे में 20 कैंडल जब बनेगी तब वो 20 डे का मूविंग एवरेज मुझे सिग्नल दे देगा। फिर नेक्स्ट 20 कैंडल बनेगी तो फिर मुझे सिग्नल दे देगा। अब अगर मैं 200 दिन का लगा के रखता हूँ पूरे दिन में तो मुझे कभी शायद एक सिग्नल मिले ही ना ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि वो 200 कैंडल बनाएगा 5 मिनट की, तब कहीं जाके 1-1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद मुझे सिग्नल मिलेगा। तब तक तो सारा मूवमेंट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यही स्टॉक है, इस स्टॉक को अगर आपको इन्वेस्टिंग के लिए लेना है या क्या कहते हैं वो शॉर्ट करना है, ऐसे कोई पुट लेनी है, तो आपको 200 डे आप यूज कर सकते हो कि भाई आप इसके नीचे क्लोज हुआ, आपने यहाँ पे एक पुट ले ली, अब उस पुट को लेके आप बैठे हुए हो, मार्केट नीचे जा रहा है नीचे, जहां तक गया आपने बुक कर लिया। तो अगर इसको बाई करना है तो 200 के ऊपर क्लोज हो गया है, आपने इसको बाई कर लिया, अब आप इसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते जितना मतलब आपका पोजिशनल जितना भी आप चाहो उसको रख सकते हो, जहां पे आपका मन करे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो बेसिकली डिफरेंस यूज करने का यही है कि जब हम शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं इंट्राडे या 1-2 दिन के लिए पोजिशनल के लिए, तो हम छोटे मूविंग एवरेज यूज करते हैं 10-20। लेकिन जब हमें इन्वेस्टिंग या बड़े टाइम पीरियड के लिए स्टॉक्स को होल्ड रखना है तो हम 100 या 200 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई? हेलो, समझ में आ गई सर। आ गया ना? हाँ जी सर, समझ में आ गई। और HMA ने वो मैं बता ही दिया कि HMA क्या है, वो आपको पहले रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन जो उसका जो फार्मूला है मैथमेटिकल, वो ज्यादा एडवांस्ड है EMA से, और EMA से ज्यादा एडवांस है SMA से, कि उसमें
HMA आपको बहुत पहले सिग्नल देगा, HMA आपको यहाँ पे सिग्नल देगा, EMA जो है वो आपको यहाँ पे सिग्नल देगा। तो जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन मेरे लिए मैंने 50 रुपए में मिल रहा था, वो अब मुझे यहाँ 60 रुपीज में दिखाई देगा, और SMA जी। लूंगा तो वो ऑलरेडी 70 रुपीज पहुंच चुका होगा, और इतनी देर में तो मैं 50 से 70 तक तो मैं उसको प्रॉफिट भी बुक कर चुका हूँ। तो इंट्राडे में बैंक निफ्टी की मूवमेंट बहुत करती है, तो उसके लिए मैं HMA यूज करता हूँ। जी, वैसे स्टॉक वगैरह के लिए इन्वेस्टिंग के लिए सर EMA भी यूज कर सकते हैं हायर टाइम। हाँ कर सकते हैं, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम। HMA भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो उससे बड़ा टाइम, 200 दिन का मूविंग एवरेज या 100 दिन का मूविंग एवरेज। जी। और भाई कोई क्वेश्चन? मनोज सर, आपने ओबेरॉय रियल्टी का बोला था कि 900C ले सकते हैं सर, एक बार चार्ट लगाएं सर। उसका स्टॉकिस्टिक RSI बहुत दिन से 100 पे है सर, तो हिम्मत नहीं हुआ लेने का, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? डेली टाइम फ्रेम पे है क्या? हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे सर, एक बार स्टॉकिस्टिक RSI है। नहीं, तो जब अगर ऐसी जगह पे कंफ्यूजन हुआ करे ना, देखिए स्टॉकिस्टिक जो है, मैंने कहा ना कि मैंने अभी जैसे बताया कि हम HMA क्यों यूज करते हैं जी। अब इसमें स्टॉकिस्टिक RSI में जैसे आप कह रहे हो कि ये ऊपर है, यहाँ पे जी। आपको कंफ्यूजन है, तो ये हाँ सर। स्टॉकिस्टिक RSI है। स्टॉकिस्टिक RSI और RSI जो हमारा यूज करते हैं, रिलेटिव स्टूडेंट इंडेक्स, उसका एक एडवांस फॉर्म है। इसकी कैलकुलेशन जो है RSI से ही ली गई है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन वैसे है कि RSI जो है आपको थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड करता है, और जो स्टॉकिस्टिक RSI होता है वो ज्यादा पहले से रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। यानी कि RSI जो है, अगर कोई सिग्नल आपको यहाँ दे रहा है, तो स्टॉकिस्टिक RSI वही सिग्नल आपको नीचे देगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, तो आप RSI को भी लगा लो सर। तो इस एग्जांपल में सर क्योंकि रिजल्ट बेट था सर, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये और भाग सकता है सर? रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं इसके, क्योंकि अभी 15-20% मूव हो गए सर। मैंने इसलिए बोला ही था कि भाई इसको लेने के लिए, क्योंकि इसका रिजल्ट आ रहा था, मुझे लग रहा था कि इसका रिजल्ट बढ़िया आएगा, इसे RSI मैंने लगा दिया है इसमें। तो RSI अभी जो है इसका, अभी RSI जो है हमारा वो 68 चल रहा है, यानी कि अभी भी इसके पास है वो क्या कहते हैं, अभी ऊपर जाने का चांस है इसका, क्योंकि जो RSI है इसकी कैलकुलेशन देखो वहाँ पर। तो जब ऐसा कंफ्यूजन रहा करें ना, तो RSI भी चेक कर लेना चाहिए कि RSI कहाँ पे है। अभी RSI हमारा इसकी जो हायर वैल्यू इसमें सेट है वो 70 के आसपास है, लेकिन जो हमारा RSI है वो 68 60 अभी ऊपर पहुंचा नहीं है। तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ऊपर चला गया है तो वो ऊपर जा नहीं सकता है। स्टॉक ओवरबॉट कंडीशन में कई दिन तक रह सकता है, लेकिन हाँ कोई स्टॉक वहां पे है, तो अगर हमारे पास पोजीशन है तो थोड़ा सा कॉशियस उसको अपनी प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, वहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। तो ये जो कॉल मैंने दिया था इसलिए दिया था कि मुझे लगा था कि रिजल्ट अच्छा आएगा, तो रिजल्ट अच्छा आया भी है, देखते हैं, इसीलिए मैं दूर की कॉल दी थी। अगर गैपअप होता है 30-40 पॉइंट का, तो उसको सुबह मॉर्निंग में ही प्रॉफिट लेकर निकल जाना है उसका। और भाई कोई क्वेश्चन या क्लोज करें, कल के लिए रखें? मनोज भाई क्लास क्वेश्चन, हाँ अंकुर बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ बेसिकली मेरा क्या है स्टाइल, मैं ऑप्शंस पे स्कैल्पिंग करता हूँ।
और उस पे मैं अपना दिन का 10% का टारगेट रखता हूँ, जो यूजली हिट हो जाता है। नहीं उस पे इंडेक्स पे कि स्टॉक्स पे? इंडेक्स पे, अच्छा बैंक निफ्टी। हम्म, तो उस पे स्कैल्पिंग करके अपना मोस्टली 10% का टारगेट रखता हूँ मैं। तो मोस्ट ऑफ डे हिट हो जाता है और वो ठीक चलता है। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसमें एक तो स्कैल्पिंग, ऑप्शन स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस कैसे लें, एक तो वहां पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और दूसरा क्या हो रहा है कि वही साइकोलॉजी वाली बात कि आपका थोड़ा सा रेड आया तो मतलब लगता है कि नहीं अभी अच्छा बायस थोड़ा सा बियरिश है और मेरे पास पी है, तो मैं फिर मैं लगता है होल्ड करने लगता हूँ। आइडियली स्कैल्पिंग का मतलब है कि आपको जो भी लॉस मिल रहा है वो करो बाद में। देखिए मार्केट है अपने भी इस समय जो हमारा विक्स है वो इस वक्त बहुत ही मतलब 17 के आसपास चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप ऑप्शन, एक तो ऑप्शन का जो प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत कम है। इसी तभी मैंने बताया भी थी दोपहर में कि जब विक्स हमारा लो होता है तो आप जो प्राइस होता है हमारा ऑप्शन का वो ऑलरेडी लो होता है। अब यही विक्स अगर 20 के ऊपर होता तो 300 का ऑप्शन होता वो 350 का होता, और अगर 25 होता तो वही ऑप्शन आपका 450 का होता। ठीक है, तो आप इस समय ऑप्शन के प्राइस भी बहुत लो है और उसका जो मूवमेंट होगा उसमें मूवमेंट भी बहुत बड़ा आने की चांसेस बहुत कम है कि अगर कुछ 300 का ऑप्शन है तो वो एकदम से 600 रुपये हो जाएगा एक्सपायरी तक, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट आएगा। अगर इंट्राडे में आ रहा है अगर आपको 20, 25, 30 रुपए भी मिल रहे हैं किसी एक 100-150 पॉइंट का मूवमेंट अगर बैंक निफ्टी ने एक बार में दिया और उसमें अगर आपको 30-40 पॉइंट या 25-30 पॉइंट मिल रहे हैं तो बहुत है मेरे ख्याल से। यूजली मैं वही करता हूँ स्कैल्पिंग, मतलब वही कि मैं एंट्री किया और अपना 4-5 रुपए लेके मैं निकल गया। और फिर अगर दोबारा लगा कि हाँ वो इचिमोको के हिसाब से मेरा एंट्री एग्जिट रहता है, एटलीस्ट एंट्री रहता है, एग्जिट तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, बट हाँ एंट्री लेके मैं 4-5 रुपए लिया करके निकल लेता हूँ। ऐसा करके 4-5 ट्रेड करके मैं अपना दिन का 10% का टारगेट रखता हूँ। नहीं तो आप उसमें ट्रेड करते हो एटीएम में कि ओटीएम में? आप जनरली जैसे लास्ट टाइम भी आपसे जब हुआ था वेबिनार तो मैं जनरली 100 रुपए के ऑप्शंस के आसपास ही लेता हूँ। वो ज्यादा बेटर है क्योंकि जो एटीएम वाले ऑप्शन होते हैं ना उनमें वोलेटिलिटी बहुत रहती है, तो वो 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे कर देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि 100 के आसपास जो सीपी चल रहा है उसको मैं अपने वॉच लिस्ट में लेता हूँ और उस पर करता हूँ फिर 110-115 पे निकल जाना है। हाँ। लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि स्टॉप लॉस का थोड़ा सा इशू आता है यहाँ पे। ऑप्शन में कैसे स्टॉप लॉस लें? नहीं ऑप्शन में स्टॉप लॉस और वो भी स्कैल्पिंग के केस में, स्कैल्पिंग के केस में ऑप्शन का स्टॉप लॉस तो वही है कि भाई आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में स्टॉप लॉस कई बार मैंने देखा है कि वो ऑप्शन में स्टॉप लॉस नॉर्मली हिट हो जाते हैं अगर आप छोटा वही दिक्कत है एक्चुअली। कई बार क्या होता है कि वो नीचे आके भी फिर वापस जाता है। और बट कई बार वेट किया तो अच्छा रिजल्ट मिला, बट कई बार वेट किया तो जो लॉस मतलब 1% 2% था वो बढ़ के 10% हो गया, तो फाइनली एग्जिट करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा मतलब रिस्क रिवॉर्ड वाला थोड़ा सा है वो। उसके लिए वही है कि देखिए मैं उसमें ऑप्शन में भी आप एक काम कर सकते हैं कि वो मैंने पिछली बार भी बताया था कि उसमें भी आप वही अपना HMA वाला जो वो है 1 मिनट या 2 मिनट के, इसमें कोई ऑप्शन इसमें ऑप्शन का तो है नहीं, उसमें भी 2 मिनट का चार्ट लगा लीजिए आप। अच्छा। और स्टॉकिस्टिक पे काम करिए। अगर वो 2 मिनट के ऊपर क्लोज हो रहा है मतलब एक तरफ सी का चार्ट लगा लीजिए, एक तरफ पी का चार्ट लगा लीजिए। ओके। और वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप 10-12 मतलब आराम से 10-12 रुपए मिल जाते हैं उसमें, मैंने देखा है। अगर उसको लगा के देखिएगा 2 मिनट या 3 मिनट का चार्ट, और वो स्कैल्पिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट है। अभी तो उसमें कोई जोड़ा खोलना पड़ेगा मुझे। मतलब कि हमारा स्टॉकिस्टिक के बेस पे और HMA के ऊपर वो प्राइस क्लोज हो रहा है, सस्टेन हो रहा है और आपका स्टॉकिस्टिक बोल रहा है कि ये ऊपर जाएगा, तो आप उसको बाई कर लो, आराम से आपको 7-8 रुपए 10 रुपए देके चला जाएगा वो। ये आप इंडेक्स में बोल रहे हो राइट? हाँ इंडेक्स बैंक निफ्टी में। ओके हाँ। इसको मैं देखो अभी नहीं मैं एंट्री वैसे ही लेता हूँ आपका जो वो सेटअप है, और मैं जो रेजिस्टेंस सपोर्ट आपके इचिमोकू के बेस पे भी वो भी रखता हूँ कंसीडर में।
तो कई बार क्या होता है कि मोस्टली एंट्री करेक्ट होता है, बट कई बार क्या होता है कि वो फॉल्स आ गया, या फिर मैं जल्दी जंप कर गया, क्लोज होने का वेट नहीं किया और ग्रीड आ गया, मैंने थोड़ा जल्दी जंप हो गया और वो सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि माइंड तुरंत बोलता है कि नहीं ठीक है अभी वेट करो, वापस ऊपर शायद जाएगा, है ना, या फिर अभी ठीक है मेरे पास थोड़ा प्रॉफिट है, मैं अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है, मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो वो टाइमली एग्जिट नहीं हो पाता, फिर वो पता चला कभी ऊपर आया ही नहीं, उधर वहां से फिर डिके हुआ, नीचे ही गया। नहीं तो उसके लिए भी वही देखना पड़ेगा ना, स्टॉकिस्टिक। अगर आपका स्टॉकिस्टिक और एचएमए बोल रहा है कि भाई ये प्राइस नीचे आ रहा है तो आप उससे तुरंत निकल जाओ। हाँ, बाद में भले ही नीचे आए बाय कर लो आप। राइट, वही है, वो थोड़ा सा साइकोलॉजी वाला इशू है वो। नहीं, बात ये होती है ना कि जैसे कोई चीज आप ऑप्शन लेते हैं तो ऑप्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसमें आदमी कोई भी ट्रेडर होता है ऑप्शन वाला, तो वो लॉस बुक एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। करेक्ट है। उसको लगता है कि 100 रुपए का लिया है, भले ही वो मुझे 5 रुपए दे, 3 रुपए दे, लेकिन ये, और जब वो 100 का लिया है और 98 96 चलने लगता है तो आदमी सोचता है कि 102 आ जाएगा तो मैं निकल लूंगा। करेक्ट। लेकिन वो 92 चला जाता है, फिर वो सोचता है कि नहीं यार 100 आ जाए चला निकल जाऊंगा, 100 आए निकल जाऊंगा, सीटीसी आ जाए एटलीस्ट। और इसी चक्कर में वो नीचे चला जाता है, 85 पहुंच गया, फिर मजबूरी में वहां काटना पड़ता है। तो राइट, लॉस को जल्दी से जल्दी, मतलब स्कैल्पिंग का मतलब ही है कि कम आप 2 मिनट में आपको निकलना है, चाहे आप लॉस में लीजिए चाहे प्रॉफिट में लीजिए। फ्राइडे वही हुआ मेरा, मतलब 5% मैं मॉर्निंग में बुक कर चुका था और मैं सोचा था कि फ्राइडे क्लोज कर दूंगा, आज वैसे भी डिके का दिन है, बट फिर लगा कि नहीं यार 10% का टारगेट है, थोड़ा और ट्राई मारते हैं, और वो किया। बाद में गलत ट्रेड में एंट्री हो गई और मैं टाइमली फिर मतलब वही फंस गया, एग्जिट नहीं कर पाया। थोड़ा सा बायस भी पी में फंसा था, बायस भी नेगेटिव दिख रहा था कि हाँ 350 जाना चाहिए, और फिर लगा कि नहीं थोड़ा मुझे मालूम है, उस दिन मैंने लिखा भी था ग्रुप में, पोस्ट भी किया था कि मार्केट रिकवर हो जाएगा। मैंने लिखा था फाड़ू में शायद कि मैंने 11 के आसपास मैंने लिखा कि मार्केट रिकवर हो जाएगा, क्योंकि उस दिन बैंक निफ्टी तो वीक था, लेकिन निफ्टी जो हमारा था वो गिरने के लिए तैयार नहीं था, और बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा गिरा उसकी, मतलब वो हाई से इतना नीचे आ गया था 900 के आसपास शायद वो मॉर्निंग में उसने बाउंस मारा बैंक निफ्टी ने, और 900 से वो 550 तक आ गया था। ऑलरेडी 400 पॉइंट लगभग वो फॉल हो चुका था, लेकिन जो हमारा निफ्टी था वो निफ्टी गिरने के लिए तैयार नहीं था। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड ही नहीं किया, मैं निफ्टी पे ही ज्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि निफ्टी में ज्यादा अच्छा मूवमेंट देगा, और निफ्टी 930 तक आया, और वहां से फिर उसने देखिए लास्ट को कितना अच्छा मूवमेंट दिया, 160 पॉइंट का मूवमेंट उसने दिया, और मैंने एक लेवल भी दिया था 987 की, इसके ऊपर जाएगा तो 50-60 पॉइंट का मूवमेंट 100% मिलना है। तो वो फिर निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट दिया, बैंक निफ्टी तो गया ही नहीं गई। राइट, और आजकल वैसे मूवमेंट आ भी नहीं रहे बैंक निफ्टी में कि लेवल क्रॉस हुआ तो एक बड़ा कैंडल जो बनता था, जो ऑप्शंस के लिए जरूरी वो इसीलिए है ना कि विक्स हमारा बहुत कमजोर है। राइट, हाँ, विक्स की वजह से जो ऑप्शन सेलर होता है ना वो डरता नहीं है, फिर वो स्टॉप लॉस भी लंबा लगा के रखता है, उसको मालूम है कि सारे सब मूव फेक हैं, वो अब स्टॉप लॉस भी लंबा लगा के रखता है। जब विक्स हाई होता है तो उसके स्टॉप लॉस भी बहुत जल्दी फिट होते हैं, क्योंकि उसमें जो बैंक निफ्टी की रेंज होती है ना वो बहुत बड़ी हो जाती है। अगर बैंक निफ्टी की एक रेंज मान के चलें कि बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 500 पॉइंट नीचे जा सकता है, तो उसमें 1000 पॉइंट की रेंज है। अच्छा भाई, एक काम करते हैं, कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना? बिल्कुल। ओके, यस सर। ओके, तो कल फिर मिलते हैं 2 PM पर, हैं? यस, ओके सर, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।